हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुमार स्कॉलर पेपर सेट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो मैंने ये सीरीज़ गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 3 पेपर अपलोडेड है। पर काफ़ी बच्चों के उसके अंदर कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी सीरीज़ स्टार्ट कीजिए, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुमार स्कॉलर पेपर सेट के फुल सिलेबस के जो लास्ट में 7 पेपर्स है उसके पेपर नंबर 1 के 50 एमसीक्यूज़। तो ये सीरीज़ हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। और जो हमारी मेन चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसके 7 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी हाफ सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। और एग्ज़ाम को अभी 30-40 दिन जितना टाइम है, तो मैं जल्द से जल्द वो सीरीज़ भी ख़त्म करने की ट्राई करूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पेपर नंबर 1। हाँ, चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये पेपर सेट अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया तो कमेंट में अमेज़ॉन का आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 3 से 4 दिनों में आपके घर पे ये पेपर सेट पहुँच जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पेपर 1 के एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। आपको 4 डायग्राम दिए हैं, 4 फिगर दिए हैं। चारों में आपको बताना है कि फ्लक्स का क्या रिलेशन है। इन फिगर 4 इज़ द लार्जेस्ट, 3 इज़ द लीस्ट, 3 इज़ सेम 2 इज सेम एज फिगर 3 बट स्मॉलर देन फिगर 4, इज़ द सेम फॉर ऑल फिगर। तो देखो आपको 4 फिगर दिए, चारों के शेप अलग अलग है, पर एक चीज़ आप लोग नोट कीजिए कि चारों के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो सेम है, प्लस क्यू। और आपको पता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, हमने बोला था गॉसेस लॉ के अंदर जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये जो क्यू होता है वो एनक्लोज यानी इनसाइड वाला चार्ज। अभी सब में अगर इनसाइड सेम चार्ज है तो सब में से जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स निकलेगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। इज सेम फॉर ऑल द फिगर। चलो नंबर 2, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो आपको यहाँ पे जो फील्ड लाइन दिख रही है वो यूनिफॉर्म की नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसे निकल के बाहर की तरफ जा रही है, यानी पहली बात क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी आप इसको आगे की तरफ ले जाइए ऐसे, तो ये फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एक कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से वो निकल रहा है, यानी सोर्स के पास वो डेंसर लाइंस होती है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और बाहर की तरफ दूर जाने से फील्ड वीकर होता है। ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान से देखिए, डाइपोल के 2 चार्जेस हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, किसी भी चार्ज के ऊपर फील्ड में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है क्यूई। अभी यहाँ से फील्ड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ फील्ड निकल रहा है, यानी आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो फील्ड का सोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और डाइपोल के पॉजिटिव को खुद से रिपेल करेगा। अब ये दोनों पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी क्यूई के बराबर। मैग्नीट्यूड में बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता दी हमने ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड क्यूई। अच्छा, पर यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यानी यहाँ पे ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा। यानी पूरे डाइपोल की अगर मैं बात करूँ तो जो लेफ़्ट में फोर्स लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, राइट में कम लग रहा है। लेफ़्ट में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और राइट में कम लग रहा है, यानी जो नेट फोर्स होगा वो आपका लेफ़्ट में होगा। नेट फोर्स कहाँ पे होगा, लेफ़्ट में, क्योंकि ये वाले चार्ज पे लेफ़्ट में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये वाला चार्ज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। मतलब डाइपोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ़्ट में करेगा। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो देखना है कहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, बस वहाँ पे जो चार्ज पड़ा हो उस पे ऊपर, उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्शन में डाइपोल का नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में रखने से क्या होता है, चलो 4 ऑप्शन चेक करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, नॉन यूनिफॉर्म में डाइपोल का फोर्स 0 नहीं होता। टॉर्क ऑन अ डाइपोल में भी 0, हाँ ये पॉसिबल है, टॉर्क में भी 0 हो सकता है। उसके बाद तीसरा चेक कर लेते, भले आंसर मिल गया हमें। रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ डाइपोल में भी 0, रिजल्टेंट फोर्स में भी 0 नहीं होता, वो ऑलवेज मतलब 0 हो ही नहीं सकता, वो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। ऑलवेज 0 भी नहीं होगा, मे बी 0 भी नहीं होगा फोर्स। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज 0, वो ऑलवेज 0 नहीं होता, मे बी 0 हो सकता है। कोई केस ऐसा हो जिसमें पीई साइन थीटा में अगर वो 0 हो रहा है साइन थीटा, तो वो टॉर्क आपका 0 हो सकता है। ठीक है। चलो, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज यू,
नाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी, चार्ज कैपेसिटर की पहले एनर्जी U है, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी, देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर uncharged capacitor having the capacitance twice the first one in parallel, the energy of the first and the second capacitor respectively। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं एक पेज ऐड करता हूँ। मान लो कि आपके पास एक कैपेसिटर है ऐसे, जिसको आपने चार्ज करके रखा है, चार्ज कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C है, तो इसकी एनर्जी, अच्छा, और इसके ऊपर चार्ज है समझ लो Q, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होगा Q²/2C। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर ज्वाइन करना है जो अनचार्ज है, पर इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल है, यानी ये आपका C है और जिसको कनेक्ट करना है खाली जो है वो आपका 2C है। यानी इसके ऊपर अभी जो चार्ज था वो फ्लो होके ये प्लेट पे जाएगा और इसका जो चार्ज था वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। अभी टेक्स्ट बुक में ऐसा एक न्यूमेरिकल है, पर इसमें आपको कनेक्ट करना है टेक्स्ट बुक में भी C, तो दोनों का चार्ज Q/2 होता था टेक्स्ट बुक के अंदर, पर यहाँ जो नीचे ज्वाइन करना है वो 2C है, तो दोनों पे जो चार्ज बटेगा वो इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो इसका हो गया Q1 और इसका हो गया Q2, तो Q का फॉर्मूला होता है Q=CV, तो Q1 क्या होगा, C/V, और Q2 क्या होगा, 2C/V। दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब ये हुआ कि जो दूसरा कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो डबल होगी, किससे, पहले कैपेसिटर से। अगर मान लो कि मेरे पास पहले टोटल Q चार्ज है, तो उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि डबल इसको मिले और 1 पार्ट इसको मिले, यानी जो टोटल Q चार्ज था वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, Q/3 Q/3 Q/3। अभी उसमें से जो एक पार्ट मिलेगा वो C कैपेसिटर को मिलेगा, और उसका डबल यानी 2 टाइम्स Q/3 किसको मिलेगा, दूसरे कैपेसिटर को मिलेगा। यानी मेरा जो Q1 हो गया वो हो गया Q/3, और मेरा जो Q2 हो गया वो कितना हो गया, 2Q/3। समझ आया? तो यहाँ से हमने ये निकाला कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो डबल होगा क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, डबल है। बस अभी नई एनर्जी निकालनी है, तो U1 Q1 स्क्वायर/2C, Q1 यानी Q/3 स्क्वायर/2C। Q/3 क्या होता है, Q²/9, और ये 2C रहेगा। और मैं क्या करता हूँ, ये Q²/2C को इनिशियल U लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा U/9। ठीक है। चलो U2 कितना होगा, Q2 स्क्वायर/2, और यहाँ C कितना है, 2C के बराबर। चलो Q2 क्या है, 2Q/3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2C। अच्छा, 2Q/3 स्क्वायर क्या होता है, 4Q²/9, नीचे 2 इंटू 2C। अच्छा, क्या करते हैं, तो 2 से 2 4 कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा Q²। अच्छा, ये 2 को रहने देते, हम लोग एक काम करते हैं, Q²/2C को रहने देते, ये 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, तो ये बचेगा 2/9 Q²/2C। ये बचा ना Q²/2C, और आगे बचा 2/9, तो यहाँ से हमारा आंसर बचेगा 2/9 Q²/2C को लिख देते हैं U, यानी C वाले की एनर्जी होगी U/9 और 2C वाले की होगी 2U/9। सिंपल, उससे डबल एनर्जी होगी, सिंपल, U/9 2U/9, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर C। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा वो आपको कहाँ से निकाल लेना है। Q1 होगा CV और Q2 होगा 2CV, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस 2C है, तो चार्ज डबल, तो बस उसकी वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दी द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, आंसर आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए 6, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 + C2 + C3, पैरेलल में सम होगा, तो आंसर क्या आएगा, 9 पिकोफैरेड, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म फील्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U = -PE cos थीटा। स्टेबल का मतलब होता है ये आंसर मिनिमम आना चाहिए, यानी U मिनिमम क्या होगा, तो cos थीटा की जगह आप लोग +1 लिखो, तो ये आंसर आएगा -PE। आंसर क्या होगा, -PE, ऑप्शन नंबर A। चलो
किरचॉफ जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, जंक्शन रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए 9, अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा निकालना आपको। देखो सिंपल टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे न्यूमेरिकल है, 4-5 न्यूमेरिकल है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मुझे R1, T1, R2, T2 4 वैल्यूज़ गिवन है, अल्फ़ा निकालना है। चलो क्या क्या है हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला 2.1 ओम एट 27.5, ये होगा 2.1 ओम, ये होगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला 2.7 एट 100, 2.7 ओम 100 डिग्री सेल्सियस, 2.7 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अल्फ़ा बताना है, तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा वाला, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। चलो वैल्यू लगाते हैं, R2 कितना है तो 2.7, R1 कितना है 2.1, 1 प्लस अल्फ़ा निकालना है, T2 है 100 माइनस T1 है 27.5। चलो इसको नीचे लेके आते हैं, ये बनेगा 2.7 डिवाइड बाई 2.1। अच्छा 1 को इधर लाएंगे तो कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.0039, यानी 3.9 10⁻³ सेल्सियस इनवर्स। चेक करते ऑप्शन है क्या, 3.9 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी। ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V, डिपेंड्स ऑन I, डिपेंड्स ऑन V एंड I, डज नॉट डिपेंड ऑन V और I। देखो R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। अभी आपको लगेगा कि V बढ़ाने से R बढ़ना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप V बढ़ाओगे यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी अपने आप बढ़ेगा। तो R की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन V और I। ठीक है, चलिए 11, the 10 ohm resistance is connected with electrical cell. Now this resistance is replaced by 20 ohm resistance. The potential difference between two poles of a cell, सेल के अक्रॉस का टर्मिनल निकालना है। देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है पर समझने वाला है। कोई भी सेल हो ऐसे, उसके अंदर आप एक्सटर्नल कोई रेजिस्टर कनेक्ट करो ऐसे R। अभी सेल के दो एंड के बीच का पोटेंशियल मान लो, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो यहाँ पे V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यानी सेल के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अच्छा अभी आपको बोला है कि बाहर आपने पहले 10 ओम लगाया था, अभी क्या कर रहे हो, चेंज करके उसको 20 ओम कर देते हो। तो सिंपल है कि अगर आप लोग बाहर रेजिस्टर बढ़ाओगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज होगा, तो ये आई कम होगा, ये आई कम होगा, यानी ये वैल्यू डिक्रीज होगी पूरी, और ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको ई में से इसको पहले माइनस करना था, जो वैल्यू माइनस करनी है आई आर वो डिक्रीज होगी, तो ओवरऑल पूरा आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, वी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना आपको ई में से आई आर को माइनस करना था पहले, अभी आई कम हो गया तो आपको छोटी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर आएगा आपका इंक्रीज। क्या आंसर आएगा, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। चलो 12, अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इन arbitrary orientation in an external field of B. The work done to rotate the loop by 30 degree about the axis perpendicular to the plane. देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है पर समझने वाला। आपको कॉइल ऐसे रखा है, मान लो कि ये प्लेन के अंदर आपने कॉइल को रखा है। अच्छा ये फील्ड आपका यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे कॉइल को आपने समझ लो कि z प्लेन में रखा है, यानी अंदर बाहर वाले डायरेक्शन में। ये कॉइल का एरिया वेक्टर आपका इधर होगा, ठीक है। अच्छा ये एरिया वेक्टर है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही डायरेक्शन में होगी। अभी आपको बोला है कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ही इसको रोटेट करो, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और बी, एम एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, अभी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अभी आपको क्या करना है कि ये कॉइल को यही परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ऐसे अंदर बाहर वाली डायरेक्शन में ही आपको इसको घुमाना है, यानी ये जो परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक मोमेंट यानी एरिया वेक्टर है वो फील्ड वेक्टर के साथ उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा। आप इसको ऐसे पीछे घुमाते ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर पहले आगे है तो अभी ऐसे आता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे आता, पर आपको यहाँ पे ही जगह पे ही आगे पीछे घुमाना है, यानी आप प्लेन डिस्क को उठा ऐसे जगह पे ही अंदर बाहर घुमा रहे हो, मतलब ये डायरेक्शन आपकी बी और ए के बीच की चेंज नहीं होगी, तो आपका वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखो वर्क तभी करना पड़ता है जब यू चेंज हो रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है,
माइनस पी ई कॉस थीटा। और आप जब तक इसका एंगल चेंज नहीं करोगे पी और ई के बीच का, तब तक आपका क्या होगा, अच्छा यहाँ पी की जगह आप लोग एम लिखोगे ना, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पी लिखते थे, मैग्नेटिक डाइपोल में क्या लिखोगे, एम बी लिखोगे। मैंने पी लिख दिया इधर पर, मतलब कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है, एम बी कॉस थीटा। तो क्या करना होगा, जब एम चेंज होगा यानी या फिर बी चेंज होगा या फिर कॉस थीटा चेंज होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यू डज नॉट चेंज, दैट्स वाई वर्क इज ज़ीरो। तो आपको कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 13, अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, देखो पर मिली एम्पियर है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देखो सिंपल क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी 5 अपॉन आई एन ए बी अपॉन के, ये कितना है, ये है आपका 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, तो मैं क्या कर देता हूँ 10⁻³ यानी 5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 अपॉन वी एन ए बी अपॉन के आर, ये कितना है 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 है ना, हाँ। तो आपको क्या करना है, आर निकालना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलो दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो एन ए बी के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे वोल्टेज सेंसिटिविटी में बचेगा 1 अपॉन आर, ठीक है। चलिए करंट सेंसिटिविटी है 5 इंटू 10⁻³, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20, और ये आर कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर, 0 0 कैंसल, 500/2 यानी 250 ओम। तो ध्यान रखना ये पर मिली एम्पियर आपको दिया है, तो आंसर आएगा 250, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का आपको पूरा टेबल दिया था, इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए 15, एनर्जी स्टोर्ड इन चोक कॉइल। चोक कॉइल जो होता है आपका इंडक्टर बोलते हैं जिसको, इंडक्टर का मतलब क्या होता है, चोक कॉइल। तो इंडक्टर के अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, तो आपको बस देखना है इंडक्टर के अंदर कौन सा फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी कौन सी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर के अंदर कौन सा फील्ड होता है, तो कैपेसिटर में आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ एसी जनरेटर एट टाइम T/4, T/4 टाइम के ऊपर उसका जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। देखो आपको इसको दो तरीके से मैं समझा देता हूँ 16 के अंदर। सबसे पहले आप लोग ग्राफ से ड्रॉ करो। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई एम साइन ओमेगा टी या फिर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलिए आप पहले ग्राफ से समझ लीजिए कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे टाइम टोटल टी हो गया, ये कितना T/2, और यहाँ पे कितना टाइम होगा T/4। तो T/4 टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ई मैक्सिमम, यानी कितना NBA ओमेगा। या फिर आप यहाँ से लगाओ NBA ओमेगा, साइन ओमेगा की जगह लिखो 2π/T, और टाइम की जगह पीछे क्या लिखो T/4। चलिए थोड़ी सी जगह करके मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा NBA ओमेगा, साइन ओमेगा की जगह लिखो 2π/T, और टाइम की जगह क्या लिखो T/4, 2π/T एंड T/4, यहाँ पे है 2π/T, T/4, T कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल करो, साइन π/2 की वैल्यू पीछे 1 होगी, आगे आंसर आएगा NAB ओमेगा यानी ई मैक्सिमम। क्या आंसर आएगा, ई मैक्सिमम या फिर NBA ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 17, एज शोन इन फिगर अ कॉपर रिंग इज प्रोवाइडेड कट इन इट, it is arranged horizontally and bar magnet is allowed to fall freely such that its length is parallel to the axis of the ring, यानी रिंग की एक्सिस के पैरेलल इसकी लेंथ है। एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे जो रिंग है ना उसके अंदर ये छोटा सा कट बना हुआ है, कट बना हुआ है मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं हो पाएगा जो इसकी मोशन को अपोज करे, मतलब इसके अंदर कोई अपोज करने वाला फ्लक्स इंड्यूस नहीं हुआ, तो इसके जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आंसर आएगा इसका, जी के बराबर ही आएगा, इसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए 18, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन क्लोज कंडक्टिंग लूप इज phi इज इक्वल टू T² + 3T - 7,
देन द ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट T वुड बी डैश। देखो फाई है, उसका ग्राफ निकालना है, यानी EMF अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो फाई का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या गिवन है, फाई का फॉर्मूला आपको गिवन है t² + 3t - 7, t² + 3t - 7। अच्छा, EMF का मतलब होता है d∅/dt, माइनस होता है ना, वो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन दिखाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो ये होगा 2t + 3, और ये जो आंसर मिल रहा है वो मैच हो रहा है mx + c से मैच हो रहा है, और mx + c का आंसर क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो mx + c जैसी वैल्यू देता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में आप सेल्फ ले लो या म्यूचुअल ले लो, चलो इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला, ई का एक फॉर्मूला होता था LDI/dt। अच्छा, ई का EMF का वोल्ट लिखता हूँ मैं, dt को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो सेकंड, और di को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो एम्पियर। ये होगा L का यूनिट, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। इन RC सीरीज, इन RC सीरीज AC सर्किट करंट इज डैश। देखो R और C है, एक R है और एक C है। चलिए दोनों का मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सीरीज है तो दोनों में करंट सेम वैल्यू का मिल जाएगा। अच्छा, रेजिस्टर का जो वोल्टेज होता है करंट के साथ सेम फेज में, और जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो आपका कहीं पे इधर मिलेगा। तो अभी भी वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज आपका लैग कर रहा है। तो tan फाई का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो ऑपोजिट में ये वाली साइड, फाई के ऑपोजिट में ये वाली साइड, ये है VC, और डिवाइड बाय ये एडजेसेंट क्या होगा, VR। अच्छा, यही चीज़ आप लोग XC/XR से भी लिख सकते हो, जो आपका ऐसे ट्राइंगल बनता था ना, यहाँ XC - XL लिखते थे, पर यहाँ XL है ही नहीं तो आपको XC लिखना है, यहाँ R यहाँ Z। तो XC की जगह क्या आएगा, 1/C ओमेगा, और XR की जगह क्या आएगा, R, यानी XR मैं लिखूँ या फिर मैं इसको सीधा R ही लिख दूँ, R ही लिख दो इसको, ठीक है। तो 1/C ओमेगा R, यानी फाई = tan इनवर्स 1/C ओमेगा R से वोल्टेज आपका लैग करेगा। क्या होगा, आपको बोला है करंट, तो करंट लीड करेगा अहेड ऑफ वोल्टेज 1/C ओमेगा R। करंट लीड करेगा या फिर वोल्टेज लैग करेगा, तो सिंपल देखना है 1/C ओमेगा R से करंट अहेड होगा, लीड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21, एट रेजोनेंस रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ LCR बिकम्स 0। रेजोनेंस का मतलब होता है XC = XL हो जाता है, यानी जो आपका जो Z का फॉर्मूला उसमें XC - XL वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। चलिए 22, व्हेन डैश वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर विल बी मोर। देखो क्यू फैक्टर वाला आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो क्यू फैक्टर को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए 23, LCR सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड विद AC सोर्स of variable frequency starting from lower frequency when frequency is increased, पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर होता है वो फ्रीक्वेंसी बदलने से बदलेगा, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। cos फाई होता है आपका, cos आपका जो ट्राइंगल था ना, अभी मैंने यहाँ पे बनाया था ऐसा ट्राइंगल, यहाँ पे फाई, यहाँ पे XC - XL, यहाँ तो cos फाई का फॉर्मूला होता है cos फाई = R/Z, यानी आप फ्रीक्वेंसी बदलते जाओगे तो Z की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसमें cos फाई आपका क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैक्सिमम एट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। Z बदलेगा क्योंकि Z के अंदर क्या होगा, Z के अंदर आपका Z का पूरा फॉर्मूला है ना, Z की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, Z = √R² + XC - XL²। तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो Z बदलेगा, Z की वैल्यू बदलेगी तो cos फाई आपका बदलेगा, एक वैल्यू पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा। द सोर्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में वो आता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। इन अ स्फेरिकल मिरर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100, यानी h ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज इज 25, HO। द ओरिएंटेशन फॉर डैश। देखो सबसे पहले इमेज और क्या बोला, ओरिएंटेशन आर सेम का मतलब अगर सीधी ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज बन रही है, उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज, यानी दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हाइट पे, मतलब सेम वर्टिकल पोजीशन में। ओरिएंटेशन सेम का मतलब दोनों सीधी है या तो फिर दोनों उल्टी है, ठीक है। तो सीधी इमेज कभी भी आपकी रियल नहीं हो सकती, ये खत्म। वर्चुअल कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हाइट ऑफ इमेज छोटी हो और सीधी इमेज बन रही है। देखो आपको एक चीज़ पता है, कॉन्केव के अंदर एक ही कंडीशन में सीधी इमेज बनती थी,
फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे बड़ी बनती थी कॉनकेव के अंदर। कॉनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती थी और वो बड़ी बनती थी। यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज़ 100 है, इमेज की साइज़ 25 है, मतलब छोटी इमेज बन रही है, तो वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। सिंपल, ठीक है। चलो, इफ़ एन आई जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जे, n21 इंटू 32 इंटू 43, क्या आंसर आएगा? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग एक पेज ऐड करके आंसर लाते हैं। आपको क्या करना है? n21 इंटू n32 इंटू n43। चलिए, क्या होगा n21 की जगह? n2 अपॉन n1। 32 की जगह क्या होगा? 3 अपॉन 2। और 43 की जगह क्या होगा? 4 अपॉन 3। क्या क्या कैंसिल? 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा n4 अपॉन n1। तो आप इसको लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो n4 1 इधर लिखते हैं ये लोग टेक्स्ट बुक में कभी कभी, या फिर पीछे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे करो, n1 अपॉन n4 को डिनोमिनेटर के भी नीचे ले जाओ, यानी n1 के नीचे ले जाओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन n1 4। n4 1 लिखो या फिर 1 अपॉन n1 4 लिखो। अभी देखो कौन सा ऑप्शन है? 1 अपॉन n4 1। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग ये दोनों आंसर को सही मान के चलेंगे। 4 1 लिखा हो या फिर 1 अपॉन n1 4। देखिए क्वेश्चन हमने सही ही किया है, n21 32 और 43। तो n21 की जगह 2/1, 32 की जगह 3/2 और 43 की जगह 4/3। तो ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद n4 अपॉन n1 ही बचता है। तो आंसर आपका आना चाहिए n4 1 या फिर 1 अपॉन n1 4। तो दोनों ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, 1 4 कर लेते हैं इसको, तब जाके हमारा ये सही बनेगा। ठीक है, चलिए 28, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ इज 5 मिलीमीटर इज 400। यानी माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 5 मीटर है, मैग्निफिकेशन 400, ट्यूब लेंथ 20 हो तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बतानी है। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू L बाई एफ ओ डी बाई एफ ई। अच्छा, अभी आपको क्या क्या गिवन है? तो आपको गिवन है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 5 मिलीमीटर, यानी 5 मिलीमीटर का मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ऑप्शन सारे किस में दिए देख लो, सेंटीमीटर में। तो 5 मिलीमीटर का मैं कर सकता हूँ 0.5 मिलीमीटर। एल कितना है? तो वो ट्यूब लेंथ निकालनी है। डी होता है 25 सेंटीमीटर। एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ क्या है? तो वो आपको नहीं गिवन। अच्छा, वो आई पीस की फोकल लेंथ निकालनी है, ट्यूब लेंथ गिवन है 20। आईपीस की फोकल लेंथ निकालनी है, ट्यूब लेंथ गिवन है 20 और मैग्निफिकेशन है 400। चलिए इसको ऊपर ले आओ, 400 इंटू 0.5 200 इज इक्वल टू 20 इंटू 25 अपॉन एफ ई। एफ ई को इधर ले आओ, 20 इंटू 25 अपॉन 200, तो ये 10 होगा, 25 अपॉन 10 2.5। सिंपल, क्या आंसर आएगा? 2.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, at what angle should a ray of light be incident on the face of the prism of refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, पहले सरफेस पे कितने एंगल पे उसको इंसिडेंट करना चाहिए ताकि वो क्या करे? जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। प्रिज्म एंगल आपको गिवन है 60। तो देखिए ध्यान से, क्या गिवन है आपको? प्रिज्म एंगल गिवन है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना इसको। आपको बोला है कि ये एंगल है 60, आपको यहाँ पे रे को इंसिडेंट करना है। चलिए यहाँ पे आई यहाँ से ऐसे जाएगा, R1 जस्ट सफर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसे जा रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 90 बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा R2 वो आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं R2। ये P पॉइंट में नाम दे देता हूँ, एट P स्नेल्स लॉ लगाए थे हम लोग, स्नेल्स लॉ। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.524 और बाहर का नहीं पता तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होगा n2 साइन R2, और बाहर n1 की जगह 1 आएगा और साइन 90 भी 1 आएगा, तो साइन R2 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन n2। साइन R2 का हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 1.524।
तो अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे, टेबल में चेक करोगे, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 41 डिग्रीज। कैलकुलेशन करना, आप लोग टेबल में देखना, आंसर R2 41। अच्छा, अगर ये 41 है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। A गिवन है 60, ये ऊपर वाला 60, R1 नहीं पता, R2 है 41, तो R1 कितना आ जाएगा 19, यानी ये मुझे पता चल गया कितना 19। बस ये 19 पता है तो इसको मैं Q पॉइंट बोल देता हूँ। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो ये I का आंसर आएगा, एट Q स्नेल्स लॉ। चलो, बाहर का मीडियम N1 साइन I, अंदर का N2 साइन R1। बाहर का N1 1 है, साइन I निकालना है I मुझे, अंदर का 1.524 और साइन कितना 19 डिग्रीज। ये वाला एंगल हमने कितना निकाला 19 डिग्रीज। तो फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो I इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू अप्रॉक्स 0.5, यानी साइन I की वैल्यू अप्रॉक्स 0.5, यानी I का आंसर आएगा 30 डिग्री। कैलकुलेशन वो टेबल में आप लोग चेक करना, नेचुरल साइन के आंसर क्या निकल के आएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अधूरा है, हाफ है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ वैल्यू ऐसी है जो इसकी अगला क्वेश्चन, या ये टेक्स्ट बुक के आप लोग पीछे देखना, दो क्वेश्चन साथ में होंगे, पहले में जो आंसर आ रहा है वो यूज़ करके ये वाला करना है। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका आंसर लेके नहीं आ पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको, जब मैं पार्ट बी का सॉल्यूशन रखूंगा पहले पेपर का, तब मैं आपको साथ में कराऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों न्यूमेरिकल आपको कराने पड़ेंगे, वो पिछले वाला और उसके बाद जो आंसर आता है उसको पुट करके आप लोगों को ये आंसर लेके आना है। तो या ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी आपको थ्योरी के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 31। In Young's experiment, distance between two consecutive dark fringes is 2 mm. Distance between central maximum and third dark fringe. तो देखो, कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, अभी आपको पता है कोई भी दो डार्क ले लो या ब्राइट ले लो, कोई भी दो डार्क या ब्राइट के बीच का जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होता है वो होता है n लैम्डा d अपॉन d। ये कितना है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अभी आपको निकालना है सेंट्रल मैक्सिमम से थर्ड डार्क का डिस्टेंस। अभी सिंपल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि x थर्ड डार्क, किसी भी डार्क का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1/2 लैम्डा d अपॉन d। थर्ड का निकालना है तो 3 लिखेंगे, 3 माइनस 1/2 और लैम्डा d अपॉन d आपको ऊपर मिल गया कितना 2 मिलीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा इधर 3 माइनस 1/2 यानी 2.5 हो जाएगा ना, 5/2 इंटू 2 मिलीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 5 मिलीमीटर। थर्ड डार्क का निकालना था 5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.21 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal surface. Electron with maximum speed 6 into 10⁵ meter per second are ejected. What is the threshold frequency? देखो आपको क्या क्या गिवन है तो पहले लिखते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है f इज इक्वल टू कितना गिवन है, तो वो गिवन है 7.21 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से, उसकी स्पीड v मैक्सिमम वो है 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपको और कुछ गिवन है तो आपको बस आपको और कुछ नहीं दिया, आपको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी FO आपको निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग आइंस्टाइन वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनता है E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। अच्छा, E की जगह मैं लिख सकता हूँ HF, यहाँ पे लिख सकते हैं HF0 और के मैक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। चलिए HF0 को सब्जेक्ट बना लो तो वो हो जाएगा HF माइनस 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। अच्छा, HF0 को मैं रहने देता हूँ इस साइड। H की वैल्यू है 6.626 10⁻34। F की वैल्यू क्या है 7.21 10⁻14 माइनस 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी v का स्क्वायर, इसका मैं सीधा स्क्वायर कर लेता हूँ 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 36, 10⁵ का क्या हो जाएगा 10⁻10। तो इस साइड आंसर आ रहा है 47.77 10⁻20 और माइनस पीछे क्या आंसर आ रहा है तो वो आ रहा है 1/2 यानी 0.5 इंटू 9.1 इंटू 36
ये आ रहा है 163.8 10⁻⁻21। अच्छा, अगर मैं इसको 163.8 के बदले ऐसे लिख दूँ 16.38, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻20। अच्छा, 10⁻⁻20 कॉमन निकलेगा, 47.77 माइनस 16.38, तो ये आंसर आ रहा है 31.39। ये सब किसके बराबर है? HF0। अच्छा, F0 निकालना है तो H की वैल्यू से डिवाइड करो, 31.39 10⁻⁻20 डिवाइड बाय 6.626 10⁻⁻34, तो डिवाइड कर लेते हैं 6.626 से, तो ये आंसर आ रहा है 4.73 प्लस 34 हो जाएगा, आंसर बचेगा 14। 4.73 10⁻14 74 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। 33 वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, वर्क फंक्शन सोडियम का है 2.3। चलिए मैं एक पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। 50 ऑफ सोडियम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर किसका दिया? कॉपर का कितना? 4.5। रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कॉपर का कितना? 4.5, कितना है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 50 की जगह मैं HF0 लिख सकता हूँ, या फिर HC/λ0 ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय HC/λ0 ऑफ कॉपर, 2.3 डिवाइड बाय 4.5। अच्छा, ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आएगा λ0 ऑफ कॉपर डिवाइड बाय सोडियम इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाय 4.5। अच्छा, आपको सोडियम अपॉन कॉपर पूछा है, सोडियम अपॉन कॉपर क्या होगा? 4.5 अपॉन 2.3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2/1 होगा। जो भी पूछा है देखना है, ठीक है, क्योंकि रेशियो के अंदर दोनों दिया आपको, 1/2 भी दिया है, तो सोडियम अपॉन कॉपर का निकालना है तो 2/1। डैश पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0, तो आंसर आएगा मिनिमम नेगेटिव। कितना ज़्यादा कम से कम नेगेटिव रखोगे वहाँ पे करंट स्टॉप हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। 35 व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम और पोटेशियम आर एक्सपोज्ड इन सनलाइट, किसी भी मेटल पीस को सनलाइट में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो रिलीज हो जाएंगे, तो वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। फॉर अ ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इन H एटम हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ H कट बोलते हैं इसको, ये पुराने सिलेबस का क्वेश्चन है, वैसे आने के चांसेस नहीं है। Angular momentum is a vector and hence there will be infinitely many orbit with the vector pointing in all possible direction. In actually this is not true. देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि एच कट वाला पुराने सिलेबस का था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन का आंसर याद रखना, बोहर गिव्स इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बोहर के अंदर कोई सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उनका मोमेंटम होता है NH/2π, वो सारी चीज़ें याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आंसर याद रखना। बोहर एटॉमिक मॉडल इनकरेक्ट वैल्यू देता है एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि कुछ रीज़न है उसके, उस जो डिटेल में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। 37 द बोहर मॉडल फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ H एटम, कौन सा सही है वो ऑप्शन बताना है। विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी H2 को एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पहला ही सही हो गया, पहला ही आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। चले 38 द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6, कोई भी एटम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z²/n²। अभी आपका 10 टाइम्स आयोनाइज सोडियम का मतलब है कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 रिमूव कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसको रिमूव करने की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होगी? तो सोडियम के लिए Z क्या होता है? 11 का स्क्वायर, और आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है 13.6 इंटू 11 का स्क्वायर, Z² की जगह 11²। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज 2 इंटू 10⁻⁻34, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना होगा? कोई भी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू NH/2π। फिफ्थ में बताना है L5/L4, तो ये होगा 5/4। L4 गिवन है आपको, 5/4 इंटू L4 कितना है फोर्थ ऑर्बिट में? 2 इंटू 10⁻⁻34, 2 इंटू 10⁻⁻34, ये 5/4 आपका क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 10⁻⁻34, 2.5 10⁻⁻34, ऑप्शन नंबर बी। 40 व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड, नीचे से जब वो ग्राउंड स्टेट में से जब ऊपर जाएगा, तो ऑलवेज याद रखो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, दूर जाने से पोटेंशियल इंक्रीज होती है, तो काइनेटिक अपने आप डिक्रीज होगी।
द एनर्जी इक्वल टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मास के इक्वल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/mc²। 0.5 ग्राम का होता है किलोग्राम माइनस 3 c² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.5 10⁻³ और इसका स्क्वायर क्या होगा 9 × 10⁻16। ये क्या हो जाएगा 4.5 और 16 - 3 क्या बचेगा 13। 4.5 10⁻13। ऑप्शन नंबर ए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, जूल का ईवी करना है। 10⁻20 जूल है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 × 10⁻20। ईवी में करना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करो। अच्छा ये ऊपर जाएगा 1/1.6 तो हो जाएगा 0.625 और 10⁻1 बचेगा। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा ये अगर मैं लिख दूँ पूरा तो ये बनेगा 0.0625। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है 0.06, ऑप्शन नंबर बी। चलो कैलकुलेट दी हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हेड ऑन कोलिजन फॉर 2 ड्यूटेरॉन्स। आपको रेडियस लेनी है 2 फर्मीमीटर। देखो पोटेंशियल बैरियर की हाइट का मतलब होता है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। दो ड्यूटेरॉन ऐसे है, दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस बताना हो तो वो होगा r+r। अभी रेडियस आपको गिवन है 2 फर्मीमीटर, तो आपको बतानी है पोटेंशियल एनर्जी यानी बैरियर ऑफ पोटेंशियल हाइट की हैरियर यानी पोटेंशियल बैरियर की हाइट बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2)/r। ड्यूटेरॉन में भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा Q² हो जाएगा ना, यानी 1.6 10⁻19 का स्क्वायर। और डिस्टेंस होगा r के बदले अभी टोटल डिस्टेंस 2r लिखना पड़ेगा इधर। तो 2 रेडियस कितनी है, वो है 2 फर्मीमीटर। 2 × 10⁻15। 2r मतलब दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 2 टाइम्स, और वो डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻15। अच्छा इसका कैलकुलेशन करते हैं। 9 × 10⁻9, 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो होगा 2.54। 1.6 का मैं 2.56। 19 का क्या होगा -38। नीचे होगा 2 × 2 4 × 10⁻15। तो फाइनल आंसर अगर आप लोग लेके आओ तो ऑप्शन में कौन से यूनिट में आंसर दिया है, तो आपको KeV या फिर EV में आंसर लेके आना है। तो आपको अगर फाइनल आंसर KeV में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी जूल का आंसर आ रहा है उसको EV से डिवाइड कर देना है। 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर लो, ये EV में आएगा। अभी चेक करेंगे EV में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो KeV में लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है 3.6। पावर सेट कर लेते हैं, -38, अच्छा -19 -15 -34, ऊपर जाएगा तो +34। 34 और 9 43 -38, ये बच रहा है 10⁵ EV। अगर मैं इसको KeV में करता हूँ तो 360 10⁵3 EV, तो ये बन जाएगा 360 KeV। देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन दिया है। अच्छा 360 KeV तो नहीं दिया, हमें ये ऑप्शन दिया है 36 × 10⁴ EV। देखिए चेक करिए 36 × 10⁴ EV बनेगा इधर से। अगर मैं इसको 36 कर लेता हूँ तो पीछे बचेगा 10⁴ EV। तो ऑप्शन जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। 44 इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 1s2 + 1s3 gives 2He4 plus neutron gives that the repulsive given that the repulsive potential energy between the two nucleus is 7.7 10⁻14। repulsive potential energy इतनी है। the temperature at which gases must be heated to initially is nearly, यानी आपको ये जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के फॉर्म में निकालने, कितना टेम्परेचर चाहिए होगा। तो देखो आपको सिंपल एक फॉर्मूला पता है, कोई भी सिस्टम की टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kBT। अच्छा टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाओ, 2/3 काइनेटिक डिवाइड बाय KB कहाँ पे जाएगा आपका, नीचे जाएगा। बस वैल्यू लगाओ 2/3। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 7.7 10⁻14। अभी मैं इसको काइनेटिक ना बोलूँ, सिर्फ एनर्जी बोलूँ तो भी सेम ही मतलब होगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है मतलब ये काइनेटिक नहीं, कोई भी एनर्जी हो सकती है, इज = 3/2 kBT। 7.7 10⁻14 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है 1.38 × 10⁻23। कैलकुलेशन करो क्या आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा 3.71 × 10⁹ पावर सेट करके मैं बता रहा हूँ 3.71 10⁹, यानी आपको ये बताना है कौन से फॉर्म में होगी, तो 10⁹ की। चलिए 45
चलिए 45, न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर ऑफ 220, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6, इट स्प्लिट्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स बी एंड सी, मास नंबर 105 एंड 115, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन बी एंड सी इज 6.4 पर न्यूक्लियन। दी एनर्जी क्यू रिलीज, देखो सिंपल है, ए जब था सिंगल उसके 220 न्यूक्लियन थे, हर एक की पर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 5.6, अभी दो में डिवाइड हो गया 105 115, अभी भी टोटल 220 न्यूक्लियन है पर अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 6.4, यानी पर न्यूक्लियन कितनी इंक्रीज हुई, तो वो इंक्रीज हुई 0.8 पर न्यूक्लियन। ऐसे कितने न्यूक्लियंस है 220, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, तो वो आंसर आएगा 176। पर न्यूक्लियन 0.8 बढ़ी तो 220 न्यूक्लियन की टोटल कितनी बढ़ी, वो हो गई 176। चलिए, व्हेन अ जंक्शन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ जंक्शन, जब जंक्शन के ऊपर आप लोग फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो क्या होता है, क्या होगा, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होती है, उसकी हाइट कम होती है। होल क्या है, अ वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स द कोवेलेंट बॉन्ड, वैकेंसी जो क्रिएट होती है होल के अंदर, बॉन्ड के अंदर, उसको बोलते हैं होल। डैश इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, सिलिकॉन का कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी जो 3s2 3p2 है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल डैश, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डैश, टेम्परेचर डिक्रीज, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पर यहाँ डिक्रीज बोला है तो मेटल की डिक्रीज होगी और सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी। क्यों, टेम्परेचर डिक्रीज बोला है, हमारे पास एक ग्राफ था ना ओम्स लॉ के लिमिटेशन में, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का, मेटल के अंदर वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, पर टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो मेटल में डिक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर डैश रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक, वो खुद तो न्यूट्रल ही होते हैं, उनके पास कोई नेट चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे आपके 50 MCQs खत्म हुए फर्स्ट पेपर के, तो अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कीजिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा तो सबको इसका फ़ायदा होगा। तो चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,